नमस्कार, स्वागत है आपका देश दुनिया की तमाम अहम खबरों में। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। शुरुआत करेंगे पश्चिम बंगाल से। दरअसल पश्चिम बंगाल में मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। साथ ही मछुआरों को समंदर में जाने से मना कर दिया है। मिदनापुर के दीघा समुद्र क्षेत्र में समुद्र की लहरें करीब 10 फीट ऊपर उठ रही हैं और समुद्र का पानी भी सड़कों पर आ गया है। तेज हवा और भारी बारिश के बाद नामखाना इलाके में एक मछुआरे का ट्रेलर अचानक इंजन बंद होने की वजह से फंस गया, जिसके बाद ट्रेलर को बाहर निकाल दिया गया है। तो लगातार मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जताई है, जिसके मद्देनजर प्रशासन भी इंतजामात करने में जुट गया है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी में बुधवार को हुए नाव हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। हादसे के बाद अब तक 82 लोगों को बचा लिया गया है, वहीं कई लोग लापता हैं। एक महिला ने इस हादसे में जान गंवाई है। बता दें कि जोरहाट में निमती घाट के पास एक नाव डूबी थी। लापता 7 लोगों में से 5 का पता चल गया है, जिनको बचाने का काम जारी है। अब रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना और वायुसेना की भी मदद ली जा रही है। गुरुवार को एनडीआरएफ की 12वीं बटालियन की बड़ी टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई है। अब टीम विशाल ब्रह्मपुत्र नदी को कई किलोमीटर तक खंगालते हुए लापता लोगों की तलाश करेगी। बचाव कार्य में एनडीआरएफ के अलावा एसडीआरएफ, जिला प्रशासन और राज्य की पुलिस भी लगी है। एसीडीएमए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जीडी त्रिपाठी ने बताया कि गुरुवार सुबह तक 7 लोगों के लापता होने की खबर मिली थी, जिनमें से 5 लोगों का पता चल चुका है। उनको बचाने का काम जारी है। अब तक 82 लोगों को बचा लिया गया है। बुधवार को निमती घाट के पास 2 नावों में टक्कर हो गई थी। उसके बाद एक नाव डूब गई थी, जिससे उसमें सवार लोग नदी में गिर गए थे और तब से ये लोग लापता हैं। दोनों नावों में कुल 120 लोग सवार बताए जा रहे थे। जो नाव डूबी उसमें करीब 70 यात्री थे। हादसे के बाद बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की टीम को उतारा गया था। तो ब्रह्मपुत्र नदी में 2 नावों की टक्कर हो गई थी, जिसके बाद एक नाव नदी में डूब गई थी और उससे कई लोग नदी में गिर गए थे। हालांकि अब ज्यादातर लोगों को बचा लिया गया है। कई महीनों से जारी किसान आंदोलन सरकार पर कृषि कानूनों को वापस लेने का कितना दबाव बना पाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मुजफ्फरनगर में हुई किसान रैली के बाद इसकी राजनीतिक असर को लेकर तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट मुस्लिम समीकरण बनता है तो इसका नुकसान कई पार्टियों को उठाना पड़ सकता है। पश्चिमी यूपी में करीब 136 विधानसभा सीट पर जाट मतदाता हैं। इनमें से 55 सीट ऐसी हैं जहां जाट मुस्लिम आबादी करीब 40% है। ऐसे में 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगे के बाद बनी खाई को पाटने की कोशिश की जाती है, तो चुनाव परिणाम पर इसका असर पड़ सकता है। पर इसके लिए मुस्लिम से ज्यादा जाटों को कोशिश करनी होगी। बसपा की चुनौतियां भी बढ़ेंगी, लेकिन दलित मतदाताओं के भरोसे मुस्लिम वोटर साथ दे सकते हैं। मुस्लिम मतदाताओं की पहली पसंद सपा रालोद गठबंधन होगी। इसका असर उत्तर प्रदेश में सियासी जमीन तलाश रहे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM पर भी पड़ेगा। बिहार की तरह सफलता हासिल करने के लिए AIMIM को ज्यादा मेहनत करनी होगी। पार्टी को यूपी की 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान तो कर चुकी है और अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से ओवैसी की नजर पश्चिमी यूपी पर है, उसे पश्चिमी यूपी में कितना समर्थन मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन किसान आंदोलन और पंचायतों के बाद समीकरण बदल रहे हैं। ऐसे में उन्हें अपनी पार्टी के लिए ज्यादा जगह नहीं मिल पाएगी। ओवैसी ने 2017 के चुनाव में 38 सीटों पर अपनी किस्मत आजमाई थी और उन्हें करीब 2 लाख वोट मिले थे। तो अब जिस तरह से किसान आंदोलन चल रहा है और मुजफ्फरनगर में भी किसान पंचायत हुई है, उसका चुनावों पर क्या कुछ असर पड़ेगा। समीकरण जो है, सियासी गणित अगर देखें तो थोड़ी थोड़ी साफ होती हुई तस्वीर नजर आ रही है, लेकिन असली जो परिणाम है वो तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चल पाएगा। देश में कोरोना के नए मामले फिर से डराने लगे हैं। एक बार फिर कोरोना का संक्रमण बढ़ गया है। 70% से ज्यादा मामले केरल में दर्ज किए जा रहे हैं। आज गुरुवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ताजा आंकड़े जारी किए गए। मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 43,263 नए कोरोना केस आए। इससे एक दिन पहले 37,875 केस आए थे, यानी कि एक बार फिर से जो आंकड़ा है वो 40,000 के पार दर्ज किया गया है। वहीं पिछले 24 घंटों में 338 कोरोना संक्रमितों की जान चली गई।
40,570 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि 2,358 एक्टिव केस बढ़ गए हैं। अगर बात केरल की करें तो केरल में बुधवार को कोविड के 30,196 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही केरल में कोरोना वायरस से संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 42,83,494 हो गई है। 181 और मरीजों की मौत के बाद मृतकों की तादाद बढ़कर 22,000 को पार कर गई है। राज्य में लगातार 5 दिनों तक दैनिक नए मामलों की संख्या 30,000 से कम रहने के बाद एक बार फिर से 30,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। तो जो चिंताएं कोरोना वायरस को लेकर हैं वो बढ़ने लगी हैं। एक बार फिर से कोरोना का संक्रमण बढ़ने लगा है। सरकार अपनी ओर से पूरी तरह से कोशिशें कर रही है। देश में 8 सितंबर तक 71,65,97,000 कोरोना वैक्सीन डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन भी 86.91 लाख टीके लगे हैं। तो सरकार एक और कोरोना वैक्सीनेशन अभियान चला रही है, लेकिन सरकार के साथ साथ लोगों को भी जागरूक रहने की बेहद जरूरत है। सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं उसका पालन करने की ज्यादा जरूरत है। अगर उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में हालांकि कोरोना संक्रमण की रफ्तार इतनी तेजी से नहीं बढ़ी है। जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं वो डराने वाले उत्तर भारत में नहीं है, लेकिन कहीं संक्रमण ना फैले इसके लिए जनता का जागरूक रहना बेहद जरूरी है। समय समय पर हाथ धोते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का जो फॉर्मूला है उसको अपने जीवन में अख्तियार करें। इसके अलावा घर से बाहर तभी निकलें जब बेहद ज्यादा जरूरी हो, और बाहर निकलते वक्त आपके चेहरे पर मास्क जरूर लगा हुआ होना चाहिए। डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो बस एहतियात बरतने की। बुलेटिन में अब बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की कर लेते हैं। दरअसल पाकिस्तान क्या तालिबान के नक्शे कदम पर चल रहा है, यह सवाल खड़ा हो रहा है पाकिस्तान सरकार के एक फैसले के बाद। दरअसल पाकिस्तान सरकार ने एक तालिबानी फरमान सुनाया है। महिलाओं के पहनावे को लेकर अक्सर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के राज में विवाद होते रहे हैं। लगातार पाकिस्तान सरकार विवाद में रही है। अब स्कूलों में भी महिला टीचर्स को टाइट कपड़े ना पहनने के आदेश दिए गए हैं। पाकिस्तान के संघीय शिक्षा निदेशालय FDE ने एक अधिसूचना जारी कर महिला शिक्षकों से जीन्स और टाइट कपड़े ना पहनने को कहा है। पुरुष शिक्षकों को जीन्स और टी-शर्ट पहनने से रोकने के लिए भी एक अधिसूचना जारी की गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस संबंध में शिक्षा निदेशक ने सोमवार को स्कूल और कॉलेजों के प्राचार्य को एक पत्र भेजा है, जिसमें ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि जो शिक्षक स्कूल में आ रहे हैं उन्होंने सलीके से कपड़े पहने हों। जो पुरुष शिक्षक हैं उन्होंने जीन्स और टी-शर्ट ना पहनी हो। महिलाओं को लेकर के भी इसमें जिक्र किया गया है, उनके टाइट कपड़े पहनने पर रोक लगाई गई है। अफगानिस्तान में तालिबान ने सरकार का ऐलान कर दिया है और 33 सदस्यीय कैबिनेट में एक भी महिला शामिल नहीं है। अफगानिस्तान सरकार में महिलाओं की गैर मौजूदगी को लेकर तालिबान दुनिया भर में आलोचनाओं का सामना कर रहा है। हालांकि सरकार गठन को लेकर हो रही फजीहत को देखते हुए तालिबान ने सरकार में महिलाओं को शामिल करने का वादा जरूर किया है। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि आने वाले दिनों में महिलाओं को भी सरकार में शामिल किया जाएगा। एक चैनल से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि यह सरकार अंतरिम है, शरिया कानूनों के सम्मान के लिए महिलाओं हेतु पद होंगे। ये एक शुरुआत है, लेकिन हम महिलाओं के लिए सीटें तलाशेंगे। वे सरकार का हिस्सा हो सकती हैं, ये दूसरे चरण में होगा। यहाँ जानना जरूरी है कि काबुल के निवासियों ने देश के शासन में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग को लेकर काबुल के पश्चिमी भाग दश्ते बाड़ची इलाके में विरोध प्रदर्शन किया था। तो अब तालिबान ये वादा जरूर कर रहा है कि वो सरकार में महिलाओं को भी भागीदारी देगा, लेकिन क्या तालिबान अपना वादा निभाएगा, इस पर उम्मीद करना बेहद ही कम उम्मीद इस पूरे दावे पर की जा रही है। क्योंकि जिस तरह से तालिबान राज में हमने देखा है कि किस तरह से महिलाओं के अधिकारों का शोषण होता है, किस तरह से महिलाओं को सजाएं वहां पर दी जाते हैं, किस तरह से महिलाओं को लेकर प्रतिबंध उन पर लगाए गए हैं। तो उसके बाद अगर कैबिनेट में तालिबान महिलाओं को शामिल करता है तो एक तरह से दुनिया को दिखाने के लिए जरूर उदारवादी चेहरा दिखाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन तालिबान के मंसूबे क्या हैं और तालिबान किस कट्टरता के साथ शासन करेगा, ये पहले से ही जग जाहिर है। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।